हेलो गाइस, विजडम एजुकेशन में आपका स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, दैट इज़ कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हम आरबीआई की बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स क्या बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो दो फंक्शन करते हैं, ठीक है। दो प्राइमरी फंक्शन करते हैं, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से और दूसरा लोन्स एडवांस करते हैं, ठीक है। अगर ये दो फंक्शन होंगे तो उनको हम कमर्शियल बैंक्स कहेंगे। कमर्शियल मतलब होता है कमर्शलाइज्ड होते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव के लिए इन बैंक्स को खोला जाता है, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स की अगर बात करें तो इन दो फंक्शंस का होना ज़रूरी है, दैट इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस लोन्स। अब कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं कहेंगे या फिर कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस नहीं कहेंगे, ठीक है। वो मेर सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं, उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर नॉट कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स। जैसे कि आपकी LIC आ गई, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। देन आपके पोस्ट ऑफिस आ गए। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक ही काम करती है, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ना कि एक बैंक है। ये ऑफ़र करता है लोन्स, लेकिन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक में हमने क्या पढ़ा कि दो फंक्शन का होना ज़रूरी है, एक तो एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट और दूसरा लोन्स को एडवांस करना है, ठीक है, टू गिव आउट लोन्स। तो दीज टू फंक्शंस आर नेसेसरी फॉर एनी इंस्टीट्यूशन टू बी ए कमर्शियल बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो LIC में हमने क्या देखा, LIC सिर्फ आपको लोन्स ही ऑफ़र करती है, ठीक है। LIC इज़ नॉट अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये सिर्फ आपको लोन्स ही ग्रांट करता है, ठीक है। लोन्स ग्रांट करता है, ना कि आपकी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो सेम इज़ द केस विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो इसी तरह से पोस्ट ऑफिस का भी केस है, इसको भी हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर कमर्शियल बैंक नहीं कहेंगे। ये मेरे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। इसका काम है सिर्फ डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ठीक है। लोगों से जो डिपॉजिट्स है उसको एक्सेप्ट करता है। लोग पोस्ट ऑफिस में भी अपना डिपॉजिट को जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक होने के लिए दो फंक्शंस का होना ज़रूरी है, एक तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और दूसरा लोन्स को एडवांस करना। तो कमर्शियल बैंक्स की अगर बात करें तो इंडिया में कमर्शियल बैंक्स कैसे फंक्शन करते हैं और इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। कमर्शियल बैंक की अगर बात करें तो इनको डिवाइड करा है फर्दर दो कैटेगरीज़ में, ठीक है। जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं इनको फर्दर टू कैटेगरीज़ में डिवाइड करा गया है। आपका एक आ जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, और दूसरा आ जाता है आपका नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इन दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करा है। जो आपके शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, ये बिगर होते हैं किससे, आपके नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के मुकाबले, ठीक है। ये थोड़े साइज़ में कम होते हैं, ठीक है, लेस इन साइज़। इनका जो फैलाव होता है, एक्सटेंशन उतना ज़्यादा नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको फ़र्दर डिवाइड करा गया है, ठीक है। आपके जो हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को फ़र्दर डिवाइड करा गया है कितने कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक तो इसमें आपके आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं। देन उसके बाद आपके आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। और इसकी थर्ड कैटेगरी है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की, दैट इज़ फॉरेन बैंक्स, ठीक है। ये तीन कैटेगरी हैं जिसमें कमर्शियल बैंक्स को कैटेगराइज करा गया है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर बात करें तो इसमें जैसे आपका SBI आ जाता है, PNB आ जाता है, कैनरा बैंक आ जाता है, बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है। पब्लिक सेक्टर वो बैंक्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का शेयर मोर देन 51% होता है, ठीक है। यानी कि इक्विटी शेयर जिसमें गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो,
इसमें इन इंस्टीट्यूशंस में 51% या उससे ज़्यादा का शेयर होता है, ठीक है, मोर देन 51% इक्विटी शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो उन्हीं को कैटेगराइज करा गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर फर्दर आते हैं आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है। नेशनलाइज्ड बैंक्स इस वक्त कंट्री में कितने हैं? नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं कंट्री में इस वक्त 12, ठीक है। कुछ बैंक्स को सबमर्ज करा गया है, तो SBI PNB हो गया, कैनरा बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया आ गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, और 5 जो एसोसिएट बैंक्स हैं SBI के, वो सब किस में आ जाते हैं? नेशनलाइज्ड बैंक्स में। तो ये सारे आपके आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ही पार्ट है। देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से कम होता है, ठीक है। 50% से जिसमें गवर्नमेंट का शेयर या बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उनको हम कहेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसमें आपके HDFC बैंक आ गया, येस बैंक आ गया, ठीक है। देन फॉरेन बैंक्स की अगर बात करें तो वो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स जिनकी ब्रांचेस फॉरेन के बैंक्स, जैसे कि यहाँ पे उनकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं सिटी बैंक आ जाता है आपका, ठीक है, ये भी एग्जांपल है एक आपकी फॉरेन कमर्शियल बैंक्स की, ठीक है। फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस इंडिया में भी हैं, तो उनको हम कहेंगे क्या? फॉरेन बैंक्स। तो इस तरह से हमने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को कैटेगराइज करा 3 कैटेगरी में, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। तो इसके अलावा जो आपके शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स को किस में इंक्लूड करा गया है? सेकंड शेड्यूल, ठीक है। जो सेकंड शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स या शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं उनको सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड करा गया है, किसके? आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में ये रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं। उन सब बैंक्स को क्या कहा जाता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। और अगर नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो इनको सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं करा गया है आरबीआई के, ठीक है, इनको इंक्लूड करा गया है। तो ये डिफरेंस है इनमें, हमने पढ़ा ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। तो चलिए गाइस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक के साथ में हम पढ़ेंगे आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया में इसी सेंट्रल बैंक को आरबीआई के नाम से कहा जाता है, ठीक है, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स की। जैसे हमने पहले ही बात करी कि कमर्शियल बैंक्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट और एडवांस करते हैं लोन, यानी कि लोन आउट करते हैं पब्लिक को, ठीक है, किस लिए? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो इन 2 फंक्शंस का होना ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी कमर्शियल बैंक को फंक्शन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस कि ये कैसे ऑपरेट करता है, फंक्शन कैसे करता है। कमर्शियल बैंक 2 फंक्शन करता है मेनली, एक तो आ जाता है आपका प्राइमरी फंक्शन और दूसरा आ जाता है सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन की अगर बात करें तो इसमें यही 2 कैटेगरी हैं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा, ठीक है। एक आ जाता है आपका एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और दूसरा लोन्स को एडवांस करना है, ठीक है। इन 2 फंक्शंस का होना ज़रूरी है। प्राइमरी फंक्शंस बातें, सेकेंडरी फंक्शंस में अदर फंक्शंस आते हैं जो इकानमी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर लोन वगैरह, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं। बट हम मेनली बात करेंगे प्राइमरी फंक्शंस की। तो इसमें एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और लोन्स को ग्रांट करना या एडवांस करना है पब्लिक को। तो चलिए बात करते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो जो बैंक है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, ठीक है, और जो पीपल हैं, लोग हैं, वो अपना कैश बैलेंसेस को डिपॉजिट करते हैं पब्लिक किसी भी बैंक में, कमर्शियल बैंक में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या फिर फॉरेन बैंक हो, उनमें डिपॉजिट करते हैं, ठीक, अपना जो एक्स्ट्रा कैश बैलेंसेस हैं, ताकि वो घर पे सड़ ना जाए या फिर चोरी वगैरह ना हो जाए, ठीक है। इन सारे रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वो बैंक्स में जाके डिपॉजिट करते हैं, और इसके लिए अलग अलग जो अकाउंट्स हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, उनको प्रोवाइड करा गया है कमर्शियल बैंक्स की और टुवर्ड्स दियर कस्टमर्स। तो चलिए सबसे पहले अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है। जो आपका डिपॉजिट अकाउंट है, फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ फिक्स डिपॉजिट
या फिर टाइम डिपॉजिट जिसको आप ऑफन एफडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कैश होता है वो डिपॉजिट किया जाता है फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। उस पीरियड से पहले आप उस कैश को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले। मान लीजिए 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए, जितने साल के लिए भी आपने डिपॉजिट करा है, उससे पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो उसी को फिक्स्ड या फिर टाइम डिपॉजिट, उसका कोई सर्टन पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है, मैच्योरिटी टाइम होता है, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसी को एफडी या फिर टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर इन केस किसी कस्टमर को या अकाउंट होल्डर को ज़रूरत पड़ जाती है पैसा निकालने की मैच्योरिटी पीरियड से पहले, उस केस में क्या होता है कि वो डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट पे बदले में वो पेनल्टी कहेंगे हम, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, वो पे करके, बैंक को पे करके वो विड्रॉ कर सकता है आउट ऑफ दिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसमें अक्सर क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट है तो ओबियसली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हाई होगा, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक है वो अपने कस्टमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई पे करेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा देर के लिए यूज़ करता है कमर्शियल बैंक, और उसको लोन आउट करता है किसी और कस्टमर को, विड्रॉवर को, ठीक है। तो इसमें लोन भी देता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करता है कस्टमर को। तो जितना ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए डिपॉजिट करोगे उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस अकाउंट में मिलेगा, टाइम डिपॉजिट अकाउंट में। तो इस अकाउंट को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, ठीक है। यानी कि ये टाइम लाइबिलिटी है, बैंक के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है और कस्टमर के लिए एसेट है। तो ये मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बैंक की और टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स, ठीक है, या टुवर्ड्स देयर डिपॉजिटर्स। तो उनको ये अपने जो डिपॉजिटर हैं उनको ये पे बैक करना है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट विद रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पे बैक करना है। तो इसलिए ये कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या बन जाता है, टाइम लाइबिलिटी बन जाता है। तो ये था हमारा फिक्स्ड या फिर टाइम डिपॉजिट अकाउंट। तो नेक्स्ट अकाउंट की हम बात करेंगे, दैट इज़ करंट या फिर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। इसमें डिपॉजिटर क्या करता है, डिपॉजिटर जो है वो अपने फंड्स को जितनी बार चाहे विड्रॉ कर सकता है और जितनी बार चाहे वो डिपॉजिट भी कर सकता है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, ना तो कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है और ना तो कोई सर्टेन अमाउंट है, जितना चाहे उतना डिपॉजिट कर सकता है और विड्रॉ भी किसी भी टाइम, एनी नंबर ऑफ़ टाइम वो कर सकता है। तो ये अक्सर बिजनेसमैन के लिए होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, उनकी जो डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं वहाँ से जो सेल से रेवेन्यू आता है उसको दूसरे दिन जाके वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास लाखों में या फिर इवन करोर्स में कैश आता है, तो उतना कैश वो अपने पास नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो थेफ्ट के डर से या फिर और कोई नुकसान, चोरी ना हो जाए या फिर आग के वजह से कोई लॉस ना हो जाए, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करता है, करंट या फिर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में हर रोज़, ठीक है, या हर वीक वो जाके डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो अक्सर ये बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो जाके इस अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये करंट अकाउंट है, ठीक है। इसको करंटली यूज़ कर सकते हैं विड्रॉइंग के लिए और डिपॉजिट के लिए भी। तो इस पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करेगा बैंक, ठीक है, क्योंकि जो बैंक है इस पैसे को ज़्यादा देर अपने पास नहीं रख सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये करंट अकाउंट है। तो इसमें जो डिपॉजिटर है वो किसी भी टाइम आके इसको निकाल सकता है, तो वो रिस्क नहीं ले सकता है कि इसको किसी और को लोन आउट करे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इस पर नहीं मिलता है बैंक की ओर से। जो अमाउंट इसमें विड्रॉ किया जाता है, आप कैश के थ्रू विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बल्कि चेक्स के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हैं आउट ऑफ दिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। चेक के थ्रू यहाँ से आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस अकाउंट को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ डिमांड लाइबिलिटी, ठीक है। यानी कि डिमांड लाइबिलिटी, मांग पे किसी भी टाइम आके कस्टमर अपना जो डिपॉजिट करा हुआ पैसा है उसको विड्रॉ कर सकता है। तो एक किस्म की ये डिमांड बन जाती है, ऑन डिमांड इसको विड्रॉ या फिर डिपॉजिट किया जा सकता है इस अकाउंट में, ठीक है, करंट अकाउंट में या फिर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट अकाउंट की बात करते हैं, दैट इज़ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इस सेविंग डिपॉजिट अकाउंट को खोलते हैं कस्टमर किस लिए, अपने जो स्मॉल सेविंग्स हैं उनको एनकरेज करने के लिए
ओपन करते हैं, जो छोटी मोटी उनकी सेविंग्स होती है मंथली या ईयरली, वो जाके इस सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलता तो है बट थोड़ा कम मिलता है, किसके कंपैरिजन में, फिक्स्ड अकाउंट के कंपैरिजन में। फिक्स्ड अकाउंट में थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है, उसको मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अकाउंट की बात करते हैं, दैट इज़ होम सेफ सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक स्मॉल पोर्टेबल प्रोवाइड किया जाता है डिपॉजिटर को उसके घर पे ही, ठीक है, बैंक की ओर से। और उसमें जो छोटी मोटी चेंज है डेली ट्रांजैक्शन से, जैसे 5-10 रुपये 20 रुपये बच जाते हैं, सब्ज़ी वगैरह ला के, दालें दूध से, मीट अंडे से जो बच जाता है, ठीक है, डेली ट्रांजैक्शन से जो छोटी मोटी जो चेंज आ जाती है उसको क्या करते हैं, इस पोर्टेबल सेफ में डाल देता है। ठीक है, और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जैसे ही वो पोर्टेबल सेफ भर जाता है तो जो कस्टमर वो क्या करता है, उसको लेके बैंक में जाता है और अपने सामने उनको पैसों को गिनवा के अपने अकाउंट में एंटर करवा देता है। ठीक है, तो इस पे भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लेस होता है, किससे, सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में बड़ा कम होता है। देन नेक्स्ट डिपॉजिट अकाउंट की बात करते हैं, दैट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इसमें जो स्पेसिफाइड अमाउंट होता है वो डिपॉजिट किया जाता है हर मंथ। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 12 मंथ्स के लिए, 24, 36, 60 मंथ्स के लिए इसमें डिपॉजिट किया जाता है। और हर मंथ कोई फिक्स्ड अमाउंट है, स्पेसिफाइड अमाउंट है, मान लीजिए 1000 या 2000 या 10,000 कोई डिपॉजिट करता है हर मंथ में। ठीक है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उससे पहले वो इसको विड्रॉ नहीं कर सकता, तो ये अमाउंट भी एक्सपायरी से पहले विड्रॉ नहीं होता है। इससे इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर होता है सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में। तो गाइस ये थे हमारे पास क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू दियर कस्टमर्स। ठीक है, इसमें हमने बात करी फिक्स डिपॉजिट की, ठीक है, देन हमने बात करी इसमें रिकरिंग डिपॉजिट की, देन हमने बात करी सेविंग डिपॉजिट की, और फिर हमने बात करी होम सेफ सेविंग डिपॉजिट की। ठीक है, ये ग्रेटर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अकॉर्डिंगली मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलता है आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे, क्योंकि इसको फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है, होल्ड किया जाता है, तब तक वो जो पैसा है बैंक किसी और को लोन देता है, तो वहाँ से भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाता है, तो इसलिए इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ज़्यादा पे करता है अपने कस्टमर को। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, दूसरे नंबर पे इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। देन उसके बाद आपका है सेविंग डिपॉजिट, और सबसे कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है आपका किस पे, होम सेफ सेविंग डिपॉजिट पे। और जो हमने करंट अकाउंट की बात करी उस पे, ठीक है, करंट अकाउंट की बात करी उस पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट है। ठीक है, उसको किसी भी टाइम आके कस्टमर विड्रॉ कर सकता है, तो इसलिए उस पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करेगा कमर्शियल बैंक। तो चलिए गाइज, ये हमने बात करी डिफरेंट डिपॉजिट अकाउंट्स की। अब हम बात करेंगे लोन्स। ठीक है, लोन्स एडवांस करता है, एडवांसिंग लोन्स। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सिर्फ डिपॉजिट ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं बल्कि लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। जो पूरा टोटल जो कैश रिसीव होता है बैंक्स के द्वारा, ठीक है, किसके थ्रू, डिपॉजिट्स के थ्रू, जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं वो डिपॉजिट करते हैं कैश को बैंक्स में, और जो कैश होता है उसको क्या करता है कमर्शियल बैंक, थोड़ा बहुत पार्ट अपने पास रख लेता है। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपीज़ कैश रिसीव हुआ, 100 करोड़ कैश रिसीव हुआ किसी कमर्शियल बैंक को। ठीक है, उसमें से वो रख देता है 70,000 जो है वो लोन्स दे देता है। ठीक है, उस पर वो फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करता है, और 30 जो करोड़ है वो अपने पास रख लेता है। वो इसलिए रखता है, डिपॉजिट के तौर पे रखता है। ठीक है, क्योंकि अगर इन केस किसी कस्टमर को, किसी डिपॉजिटर को अगर ज़रूरत पड़ जाती है, वो आ जाता है बैंक में विड्रॉइंग के लिए, तो उस पर्पज़ को मीट करने के लिए थोड़ा बहुत अपने पास
जो कमर्शियल बैंक है वो कैश बैलेंसेस में भी पैसा होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो इस तरह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कंट्री में फंक्शन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के लोन्स एडवांस किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक आपका है कैश क्रेडिट, ठीक है। कैश क्रेडिट में क्या होता है, जो डेटर है यानी कि जो बारोवर है, डेटर, ठीक है, बारोवर होता है जो पैसा लेता है, उधार लेता है, लोन लेता है किससे, बैंक से। तो वो विड्रॉ करता है सर्टन अमाउंट गिवन सिक्योरिटी पे, ठीक है। कोई चीज़ वो कोलेटरल रखता है, सिक्योरिटी रखता है, सिक्योरिटी मतलब गिरवी रखवाता है, मान लीजिए अपना घर गिरवी रखवाता है, या गोल्ड लोन मिलता है, गोल्ड गिरवी रखवाता है, या फिर कोई ड्यूरेबल गुड आ गया, कार आ गया, बाइक आ गया, ठीक है। तो उस सर्टन सिक्योरिटी पे उसको लोन मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड कैश क्रेडिट लोन। तो इसमें जो कस्टमर है या जो डेटर है वो विड्रॉ करता है, उस लिमिट के अंदर ही विड्रॉ करता है, ठीक है। जितना फिक्स करा है कमर्शियल बैंक द्वारा, उससे ज़्यादा वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, वो भी अपने हिसाब से ही चार्ज करता है, जितना विड्रॉन अमाउंट है उसी के हिसाब से वो चार्ज करता है, ठीक है। जो विड्रॉल है कैश बारोवर द्वारा वो डिटरमाइन किया जाता है बैंक द्वारा, ना कि कस्टमर द्वारा या डेटर द्वारा, बारोवर द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। वो बैंक की अपनी मर्ज़ी है कि किस कस्टमर को कितना लोन देना होता है, वो उसकी डिस्क्रिशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो लोन को अक्सर किसके लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था कैश क्रेडिट लोन, ठीक है, जो बैंक की ओर से अपने कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इसमें जो क्लाइंट होते हैं जिनका करंट अकाउंट होता है किसी भी बैंक में, उनको ये फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। करंट अकाउंट जिसकी हमने बात करी, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ऊपर, ठीक है, उसमें वो डिपॉजिट करते हैं या फिर करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। ये सिर्फ फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उन्हीं अकाउंट होल्डर्स को मिलती है, बिजनेसमैन को मिलती है, ठीक है। वो विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए किसी के करंट अकाउंट में या फिर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में 10,000 पैसा है, ठीक है, और बैंक क्या करता है, उसको बदले में 12,000 का लोन देता है। तो जो 2,000 का मार्जिन आ जाता है, ठीक है, 2,000 का जो मार्जिन आ जाता है, यानी कि 10,000 उसके ऑलरेडी अकाउंट में पड़ा हुआ था और बदले में बैंक ने उसको कितने का लोन ग्रांट करा, 12,000 का। तो जो 2,000 का डिफरेंस आया, मार्जिन आया बीच में, उसी को ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। यानी कि जितना उसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये किसी और अकाउंट होल्डर को नहीं मिलता है अदर देन करंट अकाउंट होल्डर्स, ठीक है, जो करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट इज़ डिमांड लोन्स, ठीक है। डिमांड लोन्स दिए जाते हैं फिक्स्ड अमाउंट पे, ठीक है, लेकिन इनकी कोई स्पेसिफाइड मैच्योरिटी नहीं होती, क्योंकि डिमांड लोन्स है नहीं है, तो स्पेसिफाइड कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है इनका। इनको कभी भी पे बैक कर सकते हैं, या जो बैंक है वो कभी भी बारोर से वापस मांग सकता है। तो इस तरह से इनको डिमांड लोन्स कहा जाता है। तो डिमांड लोन्स हमेशा ऑफ़र किए जाते हैं किस पे, पर्सनल सिक्योरिटी पे, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स के हिसाब से, या ड्यूरेबल गुड्स पे, ठीक है, घर, गाड़ी, गोल्ड वगैरह गिरवी रखवा के ही ये लोन्स आप ले सकते हैं, प्रोवाइड कर सकता है कौन, कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को, ठीक है। तो इस पे ये मिल सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स पे। देन शॉर्ट टर्म लोन्स की हम बात करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स इसमें आ जाते हैं आपके पर्सनल लोन्स आ जाते हैं, और जो लोन्स होते हैं जो डेली फाइनेंस करने के लिए होते हैं, किसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ठेकेदार है, वो लोन लेता है अपने वर्कर्स को सैलरी पे करने के लिए, ठीक है, तो उसको भी शॉर्ट टर्म लोन्स में कैटेगराइज करा गया है, ठीक है। पर्सनल लोन्स है, या फिर अपने घर के लिए, अपने पर्सनल कोई चीज़ें, गाड़ी ख़रीदने के लिए लेता है वो, या फिर पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो लोन लेता है उसको भी शॉर्ट टर्म लोन कहा जाता है। इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो एंटायर पूरे अमाउंट पे होता है, कब से, जिस दिन ये
लोन बारोर निकालता है या जिस दिन उसको सेंक्शन करा गया है उस डेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लगना शुरू हो जाता है। तो जनरली ये जो लोन्स होते हैं ये ऑफ़र किए जाते हैं किसी सिक्योरिटी पे, ठीक है। सर्टन कोई सिक्योरिटी आप कोलेटरल वहाँ पे रखवा सकते हैं, बिना सिक्योरिटी ये आपको नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। इन केस कल को अगर आप डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं, ठीक है, आपका दिवालिया निकल जाता है, मतलब आप लोन को पे बैक नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में क्या करता है, जो आपने सिक्योरिटी रखवाई हुई है, चाहे उसमें ज़मीन हो, घर हो, गाड़ी हो या गोल्ड हो, उसको बैंक बेच के वो आपका पैसा जो लोन आपको दिया हुआ था वो रिकवर नहीं हुआ, उसको वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको हम कह सकते हैं ये क्या है, सिक्योर्ड लोन्स है, यानी कि बैंक के लिए रिस्की नहीं है क्योंकि ये सर्टेन सिक्योरिटी पे मिले हुए हैं, ठीक है। तो इनको सिक्योर्ड लोन्स भी कहा जाता है, शॉर्ट टर्म लोन्स को। तो चलिए गाइज, ये हमने बात करी कमर्शियल बैंक की प्राइमरी फंक्शन की। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं कमर्शियल बैंक द्वारा। इसमें बहुत सारे सेकेंडरी फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स आ गए, कलेक्ट करता है कई सारे आइटम्स और पे होती है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके पे नहीं करते हैं, आप उसको कहाँ पे जाके बैंक में जाके पे कर सकते हैं। या फिर मोबाइल फ़ोन का बिल है, पोस्ट पेड फ़ोन का बिल है, टेलीफोन का बिल है, या और भी कोई यूटिलिटी बिल्स हैं वो आप पे कर सकते हैं बैंक के थ्रू, ठीक है। तो ये फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है कमर्शियल बैंक द्वारा। देन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है, ठीक है, जो किसके द्वारा सेल की जाती हैं, आरबीआई द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बेचता है, आरबीआई को। आरबीआई को ऑर्डर करता है कि वो सेल और परचेज़ करे सिक्योरिटीज़ को, और आरबीआई फर्दर बेचता है अपने कमर्शियल बैंक को, ठीक है। वो भी फंक्शन परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक द्वारा। सेल कब की जाती है, जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू की ज़रूरत होती है अपने एक्सपेंडिचर करने के लिए, फिस्कल पॉलिसी के लिए, ठीक है। और परचेज़ कब करता है, जब मार्केट में मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है और पैसे को क्या करने के लिए, लीक करने के लिए, सक करने के लिए वो करना है, सिक्योरिटीज़ को सेल करता है और बदले में जो पैसा है वो पब्लिक से ले लेता है वाया कमर्शियल बैंक। देन इसके अलावा एक और सेकेंडरी फंक्शन है, दैट इज़ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। कमर्शियल बैंक क्या करता है, ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर का काम करता है अपने कस्टमर के लिए, ठीक है। कस्टमर क्या करते हैं, अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो ज़मीन के हों या अपने क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट हों या कोई भी चीज़ हो, वो क्या करता है, बैंक को बीच में ले आता है कि हमारे जो ये डॉक्यूमेंट इनको आप प्रोटेक्शन दीजिएगा, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक एक ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर का काम भी करता है अपने कस्टमर के लिए, उनकी एडवाइस पे, ठीक, उनकी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकता है सिक्योरिटी देके। देन रिमिटिंग ऑफ मनी। रिमिटिंग ऑफ मनी क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी है या फिर कोई फॉर्म वगैरह भरा है, ये अक्सर पहले हुआ करता था और तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन है। मान लीजिए आपने कहीं कोई फ़ी पे करनी है तो आप डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूशन को पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो आप किसके थ्रू कर सकते हैं, किसी भी बैंक के थ्रू आप वहाँ से चालान वगैरह या फिर बैंक ड्राफ्ट कटवा के उस इंस्टीट्यूशन को पे कर सकते हैं। तो इस तरह से रिमिटिंग ऑफ मनी, जो डिस्टेंट प्लेसेस में आप फ़ी वगैरह मनी रिमिट कर सकते हैं, तो ये काम भी कमर्शियल बैंक द्वारा किया जाता है अपने कस्टमर के लिए। इसको भी सेकेंडरी फंक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। देन नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, दैट इज़ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें क्या करता है, जो कमर्शियल बैंक है वो सेल भी करता है और बाई भी करता है फॉरेन एक्सचेंज को। फॉरेन एक्सचेंज चाहे वो डॉलर में हो, ठीक है, यूएस डॉलर में हो, या फिर आप कोई भी करेंसी, किसी और कंट्री की करेंसी को सेल या बाई कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, मान लीजिए पाउंड हो गया, यूएस डॉलर हो गया, येन हो गया, दिनार हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शन जो मेनली है ये किसके द्वारा किया जाता है, फॉरेन बैंक्स द्वारा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स बनाए जाते हैं इसके लिए। भारत में कौन सा बैंक है, एग्जिम बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक
भी कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में आता है, तो ये फंक्शन भी कमर्शियल बैंक द्वारा किया जाता है, दैट इज़ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इसकी ज़रूरत, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, ये इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है। आज तो पूरी इकानमी ग्लोबल है, तो इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत पड़ती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, यूएस से, ठीक है, गेहूँ या शर्ट्स या शूज़, कोई भी चीज़ है, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, तो उसके लिए हम रुपये में पे नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूएसए की करेंसी में पे करेंगे, दैट इज़ यूएस डॉलर। तो उस पर्पज़ के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए, इंपोर्ट के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। तो ये फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है कमर्शियल बैंक द्वारा, और इंडिया में इस फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है? दैट इज़ एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म किया जाता है कमर्शियल बैंक द्वारा, दैट इज़ लेटर ऑफ रेफरेंसेस। अब ये लेटर ऑफ रेफरेंसेस क्या चीज़ होता है? ये होता है, जो बैंक्स हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसकी? अपने कस्टमर की। किसको देते हैं? डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेडर को देते हैं, अपने कस्टमर के बारे में जानकारी देते हैं, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। तो उसी तरह से जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं वो वैसे ही गुड्स उनके कस्टमर के लाइकिंग या डिसलाइकिंग के हिसाब से ही प्रोड्यूस करेंगे या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये कौन प्रोवाइड करता है उनको? कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन, या फिर जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं या फिर डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को भी प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह से ये लेटर ऑफ रेफरेंसेस का काम करता है कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसी को लेटर ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है अंडर राइटिंग। ठीक है, अंडर राइटिंग क्या होता है? अंडर राइटिंग होता है, जो बैंक्स हैं वो अंडर राइट करते हैं सेल ऑफ न्यू शेयर्स। जो सेल होती है न्यू शेयर्स की, उनको अंडर राइट करते हैं। अंडर राइट मतलब गारंटी देते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कोई न्यू शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, अगर उसका कोई लॉस हो जाता है उसको, तो उसकी गारंटी कौन प्रोवाइड करता है? पेमेंट की गारंटी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक। ठीक है, उसमें चाहे डैमेज हो जाए या फिर लॉस, फाइनेंशियल लॉस हो जाए, तो ये कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे प्रोवाइड करता है। ये या तो उसको पूरी प्रोवाइड करता है, फुली करता है, या फिर पार्शली प्रोवाइड करता है, और ये लाइबिलिटी कमर्शियल बैंक के लिए बन जाती है। ठीक है, यानी कि गारंटी प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ डैमेज और फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, जो नए शेयर्स खरीदे जाते हैं। तो इस तरह से अंडर राइटिंग का काम भी करता है कमर्शियल बैंक। तो इसके अलावा लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब लॉकर फैसिलिटी क्या होता है? लोग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लॉकर में रखते हैं और उनको जाके डिपॉजिट करते हैं बैंक में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आ गए, दैन क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट उनके गहने ज़ेवरात वगैरह होते हैं। ठीक है, या वैल्यूएबल गुड्स होती हैं। तो उसके लिए क्या करता है कमर्शियल बैंक? एक लॉकर प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, और उस लॉकर में वो उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को या फिर ज्वेलरीज वगैरह को रख सकते हैं और जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये लॉकर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को कमर्शियल बैंक्स की तरफ से। इसके लिए बैंक क्या करता है? एनुअल रेंट चार्ज करता है, जो कि काफ़ी नॉमिनल होता है, थोड़ा सा रेंट भी चार्ज करता है जो नॉमिनल होता है। ठीक है, क्योंकि मुफ्त में तो रखेगा नहीं, वो एक सिक्योरिटी दे रहा आपको, मतलब कस्टडी दे रहा है। ठीक है, बदले में कुछ तो लेगा ही। देन ट्रैवलर्स चेक नेक्स्ट हमारा है, ट्रैवलर चेक, ट्रैवलर चेक एंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट। अब ये क्या चीज़ होता है? ये भी एक किस्म की क्या होता है? साइंड पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जो साइन किया जाता है कमर्शियल बैंक द्वारा दिया जाता है अपने कस्टमर को। जो ट्रैवल करते हैं, फॉरेन में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे वो ज़्यादा कैश अपने साथ नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए क्या करता है बैंक? उनको प्रोवाइड करता है ट्रैवलर्स चेक। ठीक है, वहाँ पे वो कई सारे बिल्स जाके इस लेटर को देख के, इसकी जो सिग्नेचर वगैरह उसको वेरीफाई करके फ़ी वगैरह वो कस्टमर से
ले सकते हैं, या जो कस्टमर वो अपनी फ़ी वगैरह, चाहे होटल की फ़ी है या फिर आपकी एयर ट्रैवल की फ़ी है या फिर वहाँ पे जो भी खाने पीने का जो खर्चा है, कुछ यहाँ से पे कर सकता है। तो इन केस अगर वो डिफ़ॉल्टर बन जाता है तो इसमें कौन उनको पे करेगा? कमर्शियल बैंक ही पे करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बाहर के होटल्स हैं या फिर वहाँ पे जो भी कस्टमर कोई फ़ॉरेन में चीज़ें ख़रीदता है तो उसको एक विश्वास आ जाता है कि ये किसी ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया गया है, तो उनको फैसिलिटीज़ दे सकता है, ठीक है, ट्रैवलर्स चेक या लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, ठीक है। और बाद में उतना ही अमाउंट जितना वहाँ पे उन्होंने पे करा है या काटा गया उनके अकाउंट में से, उतना ही अमाउंट डिडक्ट होता है कस्टमर के अकाउंट से। ये कौन करता है? बैंक करता है। तो इसके अलावा बिज़नेस इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स भी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को कमर्शियल बैंक, ठीक है। वो बताता है कि इकॉनमिक पोजीशन क्या है आजकल, उनके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट किस अकाउंट पे क्या चल रहा है, या फिर कौन सा लोन्स वो ले सकते हैं। तो ये सारा जो स्टैटिस्टिक्स है या फिर इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है कौन? कमर्शियल बैंक। और कई सारे फाइनेंशियल मैटर पे एडवाइस भी करता है अपने कस्टमर को। देन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है या फिर बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो दिल्ली में है और उसको किसी रिटेलर को गुड्स भेजने हैं, कपड़े की उसकी दुकान है, ठीक है, कपड़े भेजता है वो किसके थ्रू? रेलवेज़ के थ्रू भेजता है, ठीक है। वो कैसे भेजेगा? कंसाइन करेगा, ठीक है, कंसाइनिंग गुड्स को अपने रिटेलर को भेजेगा रेलवे रिसिप्ट के थ्रू, जिसको कंसाइनमेंट नोट भी कहा जाता है। और वो भेजेगा किसको? बैंक को, ठीक है, कंसाइनमेंट नोट को बैंक को भेजेगा। और जो रिटेलर है वो उस रिसिप्ट को यानी कि कंसाइनमेंट नोट को कहाँ से प्राप्त करेगा? बैंक से, अपना अमाउंट पे करने के बाद, ठीक है। जितना वो बिल है उस नोट पे जितना पैसा है, मान लीजिए 10,000 है, 10,000 बैंक को पे करने के बाद वो फाइनली जाके अपने गुड्स को रिसीव कर सकता है। कहाँ पे? रेलवे गुड्स ऑफिस से रिसीव करता है आफ्टर पेइंग द कंसाइनमेंट नोट या फिर रेलवे रिसिप्ट। तो इस तरह से जो कमर्शियल बैंक हैं वो मदद करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ से? प्रोडक्शन सेंटर से कंजम्पशन सेंटर तक, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हमने पढ़े कमर्शियल बैंक के, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो। तो इसी के साथ हमारे कमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शन हैं वो होते हैं ख़त्म। अब हम बात करेंगे आरबीआई की, यानी कि सेंट्रल बैंक, ठीक है। हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, आरबीआई मतलब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ये क्या है? एपेक्स बैंक होता है, यानी कि हेड होता है, हेड ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। पूरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर मॉनेटरी अथॉरिटी है उसको ये हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो इसमें हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है जो फंक्शन करता है, इकॉनमी को कंट्रोल करता है, सप्लाई करता है मनी को, और क्रेडिट प्रोवाइड करता है, क्रेडिट को भी मैनेज करता है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो वो है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए, पूरी इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में आरबीआई बनाया गया था, इस डेट को 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक की जहाँ भी बात आएगी तो हम बात करेंगे आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। आरबीआई जो है वो क्या है? इशूइंग ऑफ नोट्स है, ठीक है, यानी कि जो नोट इशू है, ठीक है, मोनोपोली राइट है इसके पास नोट को इशू करने का। जो नोट्स होते हैं इशू किए जाते हैं आरबीआई द्वारा या भी किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर, यानी कि जितने मर्जी उतने नोट्स छाप सकता है पूरी कंट्री में, जितने मर्जी उतने नहीं। ये प्रोडक्शन के हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से ही करेंसी को छापा जाता है। तो ये मोनोपोली राइट है किसकी?
आरबीआई की या फिर किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक की नोट को इशू करना या फिर प्रिंट करना। इंडिया में अगर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई जितने भी पेपर करेंसी है, ठीक है, जो भी पेपर नोट्स हैं वो इशू किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं आरबीआई द्वारा, ठीक है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, ठीक है, 1 रुपये के नोट को छोड़ के और कॉइन्स को छोड़ के, ठीक है, जितने भी कॉइन्स हैं, सिक्के हैं हमारे पास, चाहे 1 रुपये का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो या फिर 1 रुपये का नोट हो, इनको छोड़ के आरबीआई जितने भी पेपर करेंसी है 5 से लेके 2000 के नोट तक आरबीआई ही इशू करता है, ठीक है। और ये कॉइन्स और 1 रुपये के नोट किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? ये किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स इशूड इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंडियन कॉइनेज एक्ट द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इशू ऑफ नोट भी कह सकते हैं आरबीआई को। देन सेकंड फंक्शन है आरबीआई का, दैट इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है, ठीक है। जैसे कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स के लिए बैंक का काम करते हैं ना, तो वैसे ही जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे या गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है। गवर्नमेंट के जितने भी, ठीक है, डिपॉजिट हैं, बोरोइंग हैं, अकाउंट है, वो सारा मेंटेन करता है आरबीआई। तो जो भी जनरल पब्लिक है, ठीक है, आम जो इंडिविजुअल है या जो पब्लिक है, ठीक है, वो आरबीआई में डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। आरबीआई में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिपॉजिट कर सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आरबीआई बैंकर टू दी गवर्नमेंट है। तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या काम करता है? बैंकर का काम करता है, एजेंट का काम करता है, ठीक है। गवर्नमेंट की एक एजेंसी भी है, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है गवर्नमेंट की एडवाइस पे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू करता है एमपीसी द्वारा, ठीक है। एमपीसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं। उसमें चेयरमैन कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है। 3 मेंबर होते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और 3 मेंबर होते हैं आरबीआई से, ठीक, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। तो ये सारे जो भी गवर्नमेंट के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी होता है, यानी कि इन्फ्लेशन कितना हुआ, कौन सा रेट कब कम करना है, ज़्यादा करना है, उसके अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करता है। देन इसके अलावा गवर्नमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स या अकाउंट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, उनको मैनेज करता है, या फिर गवर्नमेंट की जो भी ट्रेजरी है उसको आरबीआई ही मेंटेन करता है। उसके अलावा ये गवर्नमेंट को लोन्स भी प्रोवाइड करता है विदाउट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये शॉर्ट टर्म लोन्स देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, किस लिए? अपने पब्लिक एक्टिविटीज़ के लिए, पब्लिक स्पेंडिंग के लिए, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स, बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, तो ये आरबीआई से लोन ले सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे विदाउट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देन ट्रांसफ़र करता है, गवर्नमेंट फंड्स को भी ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये करता है, बाई और सेल करता है सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आरबीआई है वो बैंकर है गवर्नमेंट के लिए। देन थर्ड फंक्शन है आरबीआई का, बैंकर टू द बैंक, ठीक है। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही बैंकर नहीं है, बल्कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, चाहे वो शेड्यूल्ड हों या नॉन शेड्यूल्ड हों, ज़्यादातर ये शेड्यूल्ड बैंक्स को ही मैनेज करता है, ठीक है। तो उनके लिए भी ये बैंकिंग का काम करता है, जैसे हर कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए करता है। जो सेंट्रल बैंक होता है वो थोड़ा सा पार्ट जो कैश बैलेंसेस का होता है कमर्शियल बैंक वो अपने पास रखता है एज ए डिपॉजिट, ठीक है। किस लिए? ताकि जो भी उनकी लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको मीट कर सके क्राइसिस के टाइम पे। इसके अलावा ये जो कैश बैलेंसेस होते हैं इनको 2 तरीके से आरबीआई मैनेज करता है। एक तो जो पार्ट है कैश बैलेंसेस का वो जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास रखते हैं, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट वो सेंट्रल बैंक के पास एज ए डिपॉजिट रखते हैं, ठीक है। अपने पास हर कमर्शियल बैंक क्यों पैसा रखते हैं? ताकि किसी को अगर लोन वगैरह देना हो तो वहाँ से दे सकता है, या फिर कोई भी डिपॉजिटर है, अकाउंट होल्डर है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो आके विड्रॉ कर सकता है। तो उस पर्पज़ को मीट करने के लिए कमर्शियल बैंक कुछ पैसे अपने पास रखता है और कुछ जो पार्ट है एज ए मेंबर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम वो आरबीआई के पास डिपॉजिट रखता है एज ए सिक्योरिटी, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी टाइप होती है, ठीक है। आरबीआई उसी से इसको किसी भी कमर्शियल बैंक को रिकॉग्नाइज करता है। देन इसके अलावा फोर्थ फंक्शन है आरबीआई का, सुपरविजन ऑफ द बैंक्स। अब बैंक्स
बैंक का बैंकर होने के अलावा आरबीआई सुपरवाइज़ करता है, जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है कंट्री की उसको सुपरवाइज़ करता है, गाइड करता है, ठीक है, उनकी देख रेख करता है, चाहे वो लाइसेंस हो, ठीक है, कमर्शियल बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस को अगर फैलाना है, ठीक है, तो ये परमिशन उनको परमिट दे सकता है, परमिशन दे सकता है, चाहे वो फॉरेन में हो या फिर विद इन द कंट्री हो, अक्रॉस द कंट्री हो, अलग अलग ब्रांचेस को एक्सपेंड कर सकता है हर कमर्शियल बैंक, किससे परमिशन लेके, आरबीआई से। देन उसके बाद कई सारे बैंक्स को ये मर्ज भी कर सकता है या फिर अलग भी कर सकता है, अमलगमेशन भी कर सकता है। अमलगमेशन मतलब मर्ज करता है दो बैंक्स या दो से ज़्यादा बैंक्स को एक ही बैंक में मिला देता है, तो ये कौन करता है, आरबीआई ही करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या काम करता है, लिक्विडेशन ऑफ द बैंक्स, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी बैंक के पास एनएफ पैसा नहीं है, पब्लिक से पैसा नहीं आ रहा है, डिपॉजिट नहीं हो रहा है, उसका दिवालिया निकलने वाला हो, डिफ़ॉल्टर होने वाला हो, तो उसकी इसमें आरबीआई उसकी हेल्प करता है, ठीक है, उसको लिक्विडेट करके, ठीक, उसको कुछ पैसा प्रोवाइड करके। तो इस तरह से आरबीआई को हम कह सकते हैं कि ये सुपरविजन का काम भी करता है बैंक्स के लिए। देन इसके अलावा फिफ्थ फंक्शन जो है आरबीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। ये क्या होता है, कोई भी कमर्शियल बैंक अगर कहीं से भी उसको पैसा नहीं मिलता है, एनएफ कैश नहीं मिलता है, तो फाइनली जाके वो किसके पास, अल्टीमेटली किससे वो पैसा ले सकता है, आरबीआई से ले सकता है, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। देन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में क्या होता है, आरबीआई अब कमर्शियल बैंक्स को लोन्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी पे सर्टेन सिक्योरिटीज़ रख के लोन्स भी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होने के नाते जो सेंट्रल बैंक है वो एक्सरसाइज करता है कंट्रोल, पूरी जो बैंकिंग सिस्टम है कंट्री की उस पर कंट्रोल भी करता है, उनको मैनेज करता है, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह डिटरमाइन करता है, मैनेज करता है। तो इस तरह से हम आरबीआई को कह सकते हैं कि ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। देन इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिक्स फंक्शन है, कस्टोडियन ऑफ द नेशंस रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, देख रेख करता है जो किसी भी कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व है, फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है उनकी भी देखभाल करता है कौन, आरबीआई। तो ये रिजर्व मेंटेन करता है फॉरेन करेंसी की, ठीक है, ताकि जो कंट्री है वो स्मूथ फॉरेन ट्रेड कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। देन इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करता है इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करने के लिए, और जो एक्सचेंज रेट है उसको भी स्टेबलाइज करता है, या कंट्री में इन्फ्लेशन वगैरह जो है या डिफ्लेशन वगैरह है उसको कम या ज़्यादा कर सकता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन क्लियरिंग हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी आरबीआई का सेवन्थ फंक्शन, दैट इज़ क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है आरबीआई का। चलिए बात करते हैं इसकी। ये होता है आरबीआई जो है वो इंटरमीडियरी का काम करता है इंटर बैंक्स के बीच में, ठीक है। तो उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं या फिर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड या क्लेम्स हैं, उनको सेटल करता है, क्लियरिंग मतलब सेटल करता है, ठीक है। तो आरबीआई देखता है, मान लीजिए एसबीआई और जे&के बैंक में कोई इंटर क्लेम्स है, ट्रांजैक्शंस का क्लेम है एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वो कौन देख रेख करता है, आरबीआई ही देख रेख करता है, तो उसी को कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देन एट्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है आरबीआई, इसका मतलब है जो आरबीआई वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है जो वॉल्यूम है क्रेडिट का, ठीक है। क्रेडिट मतलब जो उधारी पे बोरोइंग पर्पज़ के लिए जो पैसा प्रोवाइड किया जाता है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है आरबीआई अपने रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू, ठीक है। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इशू करता है आरबीआई, जैसे कि बैंक रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ठीक है। तो उनको कम या ज़्यादा करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सकता है, या फिर डिफ्लेशन में जाने से इकॉनमी को बचा सकता है, किसी भी कंट्री की जो भी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट को। तो इसके अलावा क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है, जनरल प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है, यानी कि इन्फ्लेशन को भी काबू में रखता है, ठीक है। आरबीआई को मैंडेट दिया गया है कि वो इन्फ्लेशन रेट को 2 से 6 के बीच में ही मैनेज करे, ठीक है, इससे कम भी नहीं और इस 6 से ज़्यादा भी नहीं, यानी कि
2 कर सकता है, यानी कि 2 से 2 के बीच में ही आरबीआई मैक्सिमम 4 और मिनिमम 6 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम अगर देखें तो जो एक्चुअल आइडल रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट है वो होना चाहिए, दैट शुड बी 4%, ठीक है। तो आरबीआई को ये मैंडेट दिया गया है, तो इस तरह से ये प्राइस को स्टेबल कर सकता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इन सब फंक्शंस के अलावा आरबीआई कई और सारे फंक्शंस करता है, जैसे स्टैटिक्स कलेक्ट करना, ठीक है, बैंकिंग के रिलेटेड या करेंसी के रिलेटेड। करेंसी मतलब कंट्री को कितनी रिक्वायरमेंट है करेंसी की, या डिफरेंट फॉरेन एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है वो कंट्री को या गवर्नमेंट को। तो उसी हिसाब से कंट्री जो है वो स्टेप लेती है या गवर्नमेंट जो है स्टेप लेती है, ठीक है। देन इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है नबार्ड, ये नबार्ड को देता है, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, वो फर्दर किसको देता है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लोन देता है, और आरबीआई उसको नबार्ड को देता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट को भी मेंटेन करता है आरबीआई। देन उसके बाद कई सारे इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस को भी होल्ड करता है। आरबीआई क्या है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, वहाँ पे कई सारे सेमिनार्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता है, ठीक है। ये फंक्शन भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। देन मनी एंड बिल मार्केट को भी मैनेज करता है। एंड देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिटर्न ऑफ टॉर्न नोट्स, जो फटे पुराने नोट्स हैं, ठीक है, जो मार्केट में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उनको भी ये वापस लेता है और उनके बदले ये नई करेंसी को छापता है, ठीक है, प्रिंट करता है। तो इस तरह से ये हमने कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई को पढ़ा, ठीक है, आरबीआई के फंक्शन को पढ़ा। तो होप आपको समझ आया होगा कि कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई कैसे फंक्शन करता है कंट्री में। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।